नमस्कार साथियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज हजरतपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। यहाँ पर बीएससी पार्ट थर्ड में पेपर थर्ड जो है वो उसको स्टार्ट कर चुके हैं और पेपर थर्ड में अपन ने यूनिट ली है फोटो केमिस्ट्री। प्रकाश रसायन चैप्टर अपना इसको स्टार्ट कर दिया पिछले लेक्चर में, और अपन ने क्या पढ़ा वहाँ पे प्रकाश रसायन में किन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, और यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रियाएं होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उन सभी का अध्ययन प्रकाश रसायन के अंतर्गत किया जाता है। तो सबसे पहले अपन ने लैम्बर्ट का नियम जो है उसको पढ़ा था। लैम्बर्ट का नियम बताता है कि एक वर्णी प्रकाश किरण पुंज को यदि अपन किसी अवशोषक माध्यम में से गुजारे तो प्रकाश की विकिरणों की तीव्रता जो है उसमें कमी हो जाती है। किसके कारण? अवशोषक माध्यम की मोटाई के कारण, या मोटाई के साथ साथ प्रकाश विकिरणों की जो तीव्रता है उसमें कमी हो जाती है, या प्रकाश विकिरणों की तीव्रता में कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। यानी कि आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती, यानी अवशोषक माध्यम के कारण आपतित विकिरणों की तीव्रता में कमी हो जाती है, कमी पाई जाती है। उसके बाद अपना अगला नियम था बियर-लैम्बर्ट नियम। बियर-लैम्बर्ट नियम, बियर-लैम्बर्ट लॉ। बियर के अनुसार जब एक वर्णी प्रकाश किरण पुंज को किसी अवशोषक माध्यम में से गुजारा जाता है तो माध्यम की मोटाई के साथ साथ प्रकाश विकिरणों की तीव्रता में कमी, अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ प्रकाश की विकिरणों की तीव्रता में कमी जो है वो आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ माध्यम की मोटाई के भी समानुपाती होती है। यानी यहाँ पे अलग से स्टेप जोड़ाया है, माध्यम की मोटाई के समानुपाती, माध्यम की सांद्रता के समानुपाती। यानी कि एक वर्णी प्रकाश किरण पुंज को अपन अवशोषक माध्यम में से गुजारे तो वहां पे विकिरण की तीव्रता जो है वो कम हो जाती है। इसके कारण माध्यम की मोटाई के कारण और माध्यम की सांद्रता जो है उसके कारण, यानी कि तीव्रता में कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ माध्यम की मोटाई के समानुपाती होती है। यानी कि यहाँ पे सांद्रता और माध्यम की मोटाई दो कारक हैं जिनके कारण प्रकाश विकिरणों की तीव्रता जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे माध्यम की मोटाई और माध्यम की मोटाई के कारण विकिरणों की तीव्रता में कमी di/dx, जैसा आपने लैम्बर्ट नियम में देखा था, dx किसी अवशोषक माध्यम की मोटाई और उस मोटाई के कारण विकिरण की तीव्रता में जो कमी हुई उसको अपन दिखा रहे हैं -di/dx से, और ये किसके समानुपाती है? आपतित विकिरणों की तीव्रता जिसको अपन I द्वारा दिखाते हैं, I आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती। और बियर ने और क्या कहा? माध्यम की मोटाई, माध्यम की सांद्रता। तो सांद्रता को यहाँ पर C के द्वारा दिखा रहे हैं, ये अपना समीकरण पहला। यानी कि लैम्बर्ट नियम में क्या था? -di/dx समानुपाती I आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। लेकिन यहाँ पे बियर ने कहा कि आपतित विकिरणों की तीव्रता में कमी जो है वो विकिरणों की तीव्रता में कमी जो है वो आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ माध्यम की मोटाई सांद्रता जो है उसके भी समानुपात होती है। -di/dx समानुपाती IC। I क्या है? आपतित विकिरणों की तीव्रता और C माध्यम की सांद्रता। तो यहाँ पे लैम्बर्ट ने क्या लिया? केवल आपतित विकिरणों की तीव्रता, और बियर ने माध्यम की सांद्रता जो है उसको भी कारक माना तीव्रता में कमी का। जो तीव्रता में कमी हो रही है उसका कारक सांद्रता के साथ साथ, या सांद्रता के समानुपाती होने के साथ साथ माध्यम की सांद्रता जो होती है उसके ऊपर भी निर्भर करती है। उसके बाद अपन यहाँ समानुपात लगाए तो di/dx बराबर k डैश और
आई सी। समानुपात हटा रहे तो कांस्टेंट आ रहा था के डैश, लैम्बर्ट में जो कांस्टेंट आएगा उसको के लिखा और यहाँ पे के डैश, ये लैम्बर्ट लॉ में माइनस डी आई बाई डी एक्स। अब यदि इसकी अपन लिमिट लें तो समाकलन डी आई बाई डी एक्स बराबर के डैश और यहाँ पे लिमिट ले पर माइनस डी आई बाई डी एक्स बराबर के डैश आई सी। यहाँ लिमिट समानुपात बराबर के डैश आई सी। आई क्या है? आपतित विकर्ण तीव्रता वो सी, माध्यम की सांद्रता के, समानुपात स्थिरांक। यहाँ पर लिमिट लेंगे तो एक समान राशियां जो है वो एक तरफ हो जाएगी, समाकलन डी आई बाई आई, यहाँ से आई इस तरफ, एक समान राशि एक तरफ बराबर इस तरफ क्या बचेगा के डैश और के डैश सी, समाकलन डी एक्स। और यहाँ लिमिट होगी आई नॉट से आई टी और इस तरफ लिमिट होगी 0 से x, 0 से x। आई नॉट से आई टी लिमिट अपनी माइनस डी आई बाई आई बराबर के डैश सी, इनका समाकलन होगा नहीं, कांस्टेंट राशियां हैं, समाकलन 0 से x और dx, ये अपना समीकरण थी। अब इसको सोल्व करें तो अपन तीसरा समीकरण अपना इसको आगे सोल्व करें तो यहाँ पे माइनस डी आई बाई आई का समाकलन क्या होगा, log आई, log आई और लिमिट होगी इसकी आई नॉट से आई टी बराबर के डैश सी और dx का समाकलन x और इसकी लिमिट 0 से x, के डैश सी x, log आई की लिमिट होगी i 0 से i t या i नॉट से i t। इसके बाद माइनस इस तरफ आएगा माइनस के डैश सी x और उसकी लिमिट 0 से x। इसके बाद इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे, log आई टी माइनस आई log आई 0 बराबर माइनस के डैश सी और x का क्या होगा x, के डैश सी x माइनस के डैश सी x, log आई टी ये लिमिट आएगी अंदर, log आई टी माइनस log आई 0 बराबर माइनस के डैश सी x। इसके बाद यहाँ से log कॉमन ले लेकर log आई टी अपॉन आई 0 बराबर माइनस के डैश सी एक्स। यहाँ से log अपन ने कॉमन लिया, log आई टी अपॉन आई 0 बराबर माइनस के डैश सी एक्स, आई टी बराबर, अब यहाँ से यह अपना समीकरण हो गया 4। यहाँ से आई टी बराबर आई 0 और e की पावर माइनस के डैश सी एक्स, ये अपना समीकरण 5। आई टी बराबर आई नॉट e की पावर माइनस के डैश सी एक्स, ये अपना बियर-लैम्बर्ट लॉ, बियर-लैम्बर्ट लॉ। आई टी बराबर आई नॉट e की पावर माइनस के डैश सी एक्स और लैम्बर्ट नियम क्या था, आई टी बराबर आई नॉट e की पावर के एक्स माइनस के एक्स। तो ये जो समीकरण नंबर 5 अपना ये है बियर-लैम्बर्ट की, आई टी बराबर आई 0 e की पावर माइनस के डैश सी एक्स। अब अपना जो समीकरण 4 है इसको अपन log 10 में कन्वर्ट करेंगे, log 10 में तो क्या हो जाएगा, log 10 आई टी अपॉन आई 0, तो उधर माइनस है, माइनस हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा आई 0 अपॉन आई टी बराबर, इधर से माइनस कैंसिल और के डैश सी एक्स अपॉन
2.303। समीकरण 4 को log 10 में बदलने पर मिलेगा तो log 10 I नॉट अपॉन I t बराबर k डैश cx अपॉन 2.303 303। क्योंकि अब यहाँ पे k डैश cx अपॉन 2.303 जो है ये बराबर होता है एल्फा के, और एल्फा बराबर होता है किसके? एप्सिलॉन 2.303। चूंकि यहाँ लिखते हैं अपन, चूंकि k डैश cx अपॉन 2.303 जो है ये मान किसके बराबर होता है? एल्फा के, और एल्फा एप्सिलॉन के बराबर होता है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? इसको अपन घटा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे अपन log 10 I नॉट अपॉन I t बराबर एप्सिलॉन। log 10 log 10 I नॉट अपॉन I t बराबर एप्सिलॉन cx, सॉरी यहाँ k डैश अपॉन 2.303 किसके बराबर होता है? एल्फा के, और एल्फा किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन। तो यानी कि यहाँ पे log 10 I नॉट अपॉन I t बराबर k डैश अपॉन 2.303 इसकी जगह पर लिख सकते हैं एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन cx ऐसे log 10 I नॉट अपॉन I t बराबर एप्सिलॉन cx, और ये है अपना समीकरण 6। ये अपना समीकरण 6 जहां एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन बराबर इसको क्या बोलते हैं? मोलर विलोपन गुणांक। मोलर विलोपन गुणांक, मोलर विलोपन गुणांक। अब जो log 10, चूंकि log 10 I नॉट अपॉन I t किसके बराबर होता है? a के बराबर, तो अपनी ये जो समीकरण है समीकरण नंबर 6 ये किसमें बदल जाएगी? या अपन इसको क्या लिख सकते हैं? a बराबर log 10 I नॉट अपॉन I t की जगह a बराबर एप्सिलॉन cx, a बराबर एप्सिलॉन cx। ये हो गया पूरी समीकरण 7। log 10 I नॉट अपॉन I t किसके बराबर होता है? a के बराबर, तो अपन इसकी जगह क्या रख सकते हैं? a बराबर एप्सिलॉन cx, और ये समीकरण हो गया अपनी 7 जहां a बराबर क्या है? मोलर अवशोषणांक। कैपिटल A बराबर मोलर अवशोषणांक। मोलर अवशोषणांक कैपिटल A बराबर मोलर अवशोषणांक, और यहाँ पे C जो है वो क्या है? सांद्रता। एप्सिलॉन क्या है? मोलर विलोपन गुणांक। तो ये था अपना बियर लैम्बर्ट नियम। सबसे पहले अपन ने देखा लैम्बर्ट नियम, और लैम्बर्ट नियम के बाद बियर ने नियम दिया जो तीव्रता, विकिरणों की तीव्रता जो है उसको निर्भर बताया किस पे? माध्यम की सांद्रता पर भी निर्भर करती है। माध्यम की मोटाई के साथ साथ माध्यम की सांद्रता पर भी निर्भर करती है, और वहां पे सांद्रता पद का इस्तेमाल करते हुए समीकरण दी, और उसके बाद बियर और लैम्बर्ट का दोनों का नियम जो है वो बियर लैम्बर्ट नियम के नाम से जाना गया। और उसके बाद ये जो नियम था, इसके बाद भी यहाँ पे बियर लैम्बर्ट नियम की कुछ सीमाएं थी, लिमिटेशंस थी, जिनकी अपन चर्चा करेंगे। बियर लैम्बर्ट नियम की सीमाएं, यानी कि इसकी जो शर्तें थी बियर लैम्बर्ट नियम की जो शर्तें होनी चाहिए, आवश्यक शर्तें जो हैं वो ही इसकी कमियां सिद्ध हुई या साबित हुई, यानी कि इसकी जो शर्तें हैं वो इसकी कमियां बन गई। सबसे पहले इस नियम के अनुसार, बियर लैम्बर्ट नियम के अनुसार प्रयोग के दौरान ताप का मान स्थिर रहना चाहिए। जो अपन एक्सपेरिमेंट करें, जब एक वर्णी प्रकाश किरण को अपन किसी अवशोषक माध्यम पर डालें तो वहां पे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए।
लेकिन समांगी विलयन पर यदि अपन समांगी विलयन पर प्रकाश किरण पुंज को डालते हैं तो वहाँ पे विलयन का टेम्परेचर जो है वो स्थिर नहीं रह पाता है, वो चेंज हो जाता है। समांगी विलयन पर यदि अपन प्रकाश किरणों को डालें तो वहाँ पे विलयन के ताप में कुछ वृद्धि हो जाती है, यानी कुछ ना कुछ वृद्धि पाई जाती है। तो यहाँ पे जो पहली शर्त थी कि यहाँ पे प्रयोग के दौरान जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, तो वो कांस्टेंट नहीं रह पाता। उसका रीजन क्या है कि समांगी विलयन पे यदि अपन विकिरण डालते हैं, किरण पुंज डालते हैं, तो वहाँ पे समांगी विलयन का टेम्परेचर जो है वो उसमें थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, वृद्धि पाई जाती है। दूसरी शर्त या इसकी कमी जो है वो इस नियम के अनुसार विलयन समांगी होना चाहिए। अपन जो विलयन ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? समांगी। विलयन समांगी होना चाहिए। तो विलयन समांगी होना चाहिए जो कि असंभव है। समांगी विलयन इस एक्सपेरिमेंट के लिए असंभव है, क्योंकि विलयन पर जब प्रकाश किरणों को डाला जाता है तो विलयन में सहगुणन या अवक्षेपण, विलयन में सहगुणन या अवक्षेपण हो जाता है, जिससे विलयन जो है वो समांगी नहीं रह पाता। तो यहाँ पे इसकी जो शर्त है वो ही इस एक्सपेरिमेंट के लिए कमी साबित हुई थी। दूसरी कमी इसकी इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार विलयन जो है वो एक्सपेरिमेंट के दौरान समांगी विलयन होना चाहिए, जो कि असंभव होता है। क्यों? क्योंकि जब अपन यहाँ पे विलयन पे प्रकाश किरण पुंज डालते हैं तो वहाँ पे विकिरणों के कारण विलयन में सहगुणन या विलयन का सहगुणन या अवक्षेपण हो जाता है, जिससे विलयन समांगी नहीं रह पाता। तीसरी शर्त थी इसकी विलयन अति शुद्ध होना चाहिए। विलयन जो है वो कैसा होना चाहिए? अति शुद्ध। अति शुद्ध विलयन की रिक्वायरमेंट होती है बीयर-लैम्बर्ट नियम के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए अति शुद्ध विलयन होना चाहिए। चौथी कमी थी प्रकाश विकिरणें समान तरंगदैर्घ्य की होनी चाहिए। प्रकाश विकिरण जो है वो एक समान तरंगदैर्घ्य वाली होनी चाहिए। प्रकाश विकिरण समान तरंगदैर्घ्य की होनी चाहिए। ये चार शर्तें थी बीयर-लैम्बर्ट नियम के लिए या बीयर-लैम्बर्ट एक्सपेरिमेंट के लिए कि यहाँ पे विलयन का ताप जो है प्रयोग के दौरान तापमान स्थिर रहना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं है? प्रकाश पुंज को डालने पर समांगी विलयन में कुछ वृद्धि हो जाती है। दूसरी विलयन जो है वो समांगी होना चाहिए, क्योंकि असंभव है। जैसे अपन प्रकाश किरण पुंज डालते हैं तो वहाँ पे विलयन का सहगुणन या अवक्षेपण हो जाता है, जिससे विलयन समांगी नहीं रह पाता। तीसरा था कि विलयन अति शुद्ध होना चाहिए। चौथा जो है वो प्रकाश किरण एक समान तरंगदैर्घ्य की होनी चाहिए। तो ये था बीयर-लैम्बर्ट नियम। इसके बाद अपन अगला पॉइंट स्टार्ट करेंगे, प्रतिदीप्ति, फ्लोरोसेंस। प्रतिदीप्ति फ्लोरोसेंस अगला पॉइंट है प्रतिदीप्ति फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस क्या है? प्रक्रम प्रोसेस है, यानी कि वह प्रक्रम जिसमें किसी पदार्थ पर प्रकाश स्रोत के द्वारा, वह प्रक्रम जिसमें किसी पदार्थ पर प्रकाश स्रोत के द्वारा प्रकाश विकिरणों को आपतित किया जाता है, डाला जाता है। तो वह पदार्थ, यानी किसी पदार्थ पर प्रकाश स्रोत के द्वारा प्रकाश विकिरणों को डाला जाता है, तो वह पदार्थ उसी समय चमकना प्रारंभ कर देता है। चमकने का मतलब है रंग प्रदर्शित करना, यानी कि उसी समय वह पदार्थ चमकना स्टार्ट कर देता है, रंग प्रदर्शित करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि प्रोसेस, वह प्रोसेस जिसमें किसी पदार्थ पर अपन प्रकाश स्रोत के द्वारा, यानी प्रकाश स्रोत के द्वारा प्रकाश किरणों को डाले, तो ये जो पदार्थ है ये जैसे ही किरणें इसके ऊपर पड़ती हैं उसी समय चमकना या रंग प्रदर्शित करना स्टार्ट कर देता है।
जैसे ही प्रकाश स्रोत को हटाया जाता है उसी समय पदार्थ चमकना बंद कर देता है। अपन इस प्रकाश स्रोत को यहाँ से हटा लें तो तुरंत ये जो रंग प्रदर्शित कर रहा है, चमक रहा है, ये चमक बंद हो जाती है, चमकना बंद कर देता है, उसी समय चमकना बंद कर देता है। इसे प्रतिदीप्ति का गुण कहते हैं। ये जो चमकना, रंग प्रदर्शित करना, इस गुण को अपन प्रतिदीप्ति का गुण कहते हैं। फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टीज के नाम से जानी जाती है। और इस प्रक्रम को प्रतिदीप्ति प्रक्रम, और ऐसे पदार्थ जो प्रकाश स्रोत के द्वारा, प्रकाश विकिरणों के द्वारा चमकते हैं, रंग प्रदर्शित करते हैं, ऐसे पदार्थ प्रतिदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। अब फ्लोरोसेंस यानी कि प्रतिदीप्ति के जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनकी अपन बात करें तो सबसे पहला गुण है यह प्रतिदीप्ति का गुण जो है यह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में प्रदर्शित हो सकता है। लेकिन गैसीय अवस्था में तभी प्रदर्शित होता है जब दाब का मान बहुत कम हो, प्रेशर बिल्कुल कम हो। उसी कंडीशन में गैस में प्रतिदीप्ति का, गैसों में प्रतिदीप्ति का गुण पाया जाता है। गैसें जो है वो प्रतिदीप्ति का गुण प्रदर्शित करती है। यानी कि तीनों अवस्थाओं के द्वारा प्रदर्शित होता है प्रतिदीप्ति का गुण, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन गैस के लिए क्या जरूरी है? गैस का जो प्रेशर है उसका मान बहुत कम होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, जैसे ही किसी पदार्थ पर प्रकाश स्रोत आपतित होता है उसी समय यह प्रक्रम जो है वो प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही पदार्थ पर प्रकाश पड़ता है, प्रकाश की विकिरणें पहुंचती है, उसी समय यह प्रोसेस प्रतिदीप्ति प्रक्रम जो है वो स्टार्ट हो जाता है तथा प्रकाश स्रोत के हटते ही, प्रकाश स्रोत को हटाते ही यह प्रोसेस प्रतिदीप्ति प्रक्रम जो है वो बंद हो जाता है। और इसमें लगने वाला समय 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁴ सेकेंड होता है। इस प्रक्रम को होने में जो समय लगता है, प्रकाश की किरणें पदार्थ पर पड़ती है और पदार्थ रंग चमकना या रंग प्रदर्शित करना स्टार्ट करता है, तो इस प्रक्रम में जो टाइम लगता है वो होता है 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁴ सेकेंड। यह दृश्य व पराबैंगनी क्षेत्र की विकिरणों द्वारा प्रदर्शित होता है। इसके लिए दो विकिरणें, दृश्य व पराबैंगनी विकिरण, इन विकिरणों के द्वारा प्रतिदीप्ति प्रक्रम जो है, प्रतिदीप्ति का गुण जो है वो प्रदर्शित होता है। इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम रेखीय बैंड या सतत किसी भी प्रकार के प्राप्त हो सकते हैं जो पदार्थ के समूहन पर निर्भर करते हैं। सतत बैंड या रेखीय बैंड किसी भी प्रकार के प्राप्त हो सकते हैं और ये पदार्थ के कोएगुलेशन समूहन पर निर्भर करता है। अगली प्रॉपर्टी है प्रतिदीप्ति जो है वो एक चमकते कोण, रंग प्रदर्शित कोण करते हैं पदार्थ के जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके द्वारा यह प्रक्रम प्रदर्शित होता है। जब इलेक्ट्रॉन प्रथम एकक उत्तेजित अवस्था से आद्य एकक अवस्था में गमन करता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश विकिरणों के रूप में करता है। प्रथम एकक उत्तेजित अवस्था जिसको अपन S1 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रथम एकक उत्तेजित अवस्था से कहाँ है? प्रथम आद्य अवस्था में S0, S1 से S0 में जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज इलेक्ट्रॉन किसके रूप में करता है? प्रकाश की विकिरणों के रूप में करता है। S1 से S0 में जैसे ही गमन करेगा तो यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज होगी वो hν प्रकाश विकिरणों के रूप में उत्सर्जित होती है। जब अवशोषित प्रकाश विकिरणों की तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न होती है तो प्रदर्शित रंग भी भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। यदि यहाँ पे अवशोषित पदार्थ के द्वारा जो विकिरणें अवशोषित की जा रही है वो भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य की है तो यहाँ पे पदार्थ के द्वारा रंग भी भिन्न भिन्न प्रकार के प्रदर्शित किए जाते हैं। तो ये था अपना प्रतिदीप्ति का गुण या प्रतिदीप्ति प्रक्रम, वह प्रोसेस जिसमें प्रकाश स्रोत के द्वारा प्रकाश किरणों को किसी पदार्थ पर डाला जाता है तो पदार्थ जो है वो चमकना प्रारंभ कर देता है और प्रकाश स्रोत को हटाते ही पदार्थ चमकना बंद कर देता है और ये प्रक्रम प्रतिदीप्ति प्रक्रम कहलाता है। और चमकना जो है, रंग प्रदर्शित करना, ये गुण जो है वो प्रतिदीप्ति गुण कहलाता है और जो पदार्थ ऐसा गुण प्रदर्शित करते हैं वो प्रतिदीप्ति पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद अपन दूसरा पॉइंट लेंगे स्फुरदीप्ति।
फॉस्फोरेंस स्फुर दीप्ति ये अपन अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।